अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस की। दिस इज़ पेज नंबर 14। स्टार्ट ले रहे हैं हम एग्जांपल 3 से। इससे पीछे जो एग्जांपल 2 है उसमें हमने लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा था। एग्जांपल 3 में हमने क्या करना है, ये है हमारे पास प्रेशर आल्टीट्यूड फंक्शन और एक टेबल गिवन है जिसको लेके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, बेसिकली जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमारे पास सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ का होना। दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं और उसमें से हमने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। और ये डिसाइड करने के बाद फिर हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा हमने अलोंग द एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा अलोंग द वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। इसके बाद हम स्टार्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर आल्टीट्यूड फंक्शन और जो टेबल दिया गया है उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आल्टीट्यूड को लेके दी गई हैं और कुछ वैल्यूज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके दी गई हैं। Imagine measuring the atmospheric pressure as you rise upward in a hot air balloon. Table 2 shows the typical values you might find for the pressure at different altitudes. अच्छा, यहाँ पे जो टेबल है ये क्या वो कह रहे हैं कि डिफरेंट आल्टीट्यूड्स पे डिफरेंट रीडिंग्स हमें दी गई हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जैसे जैसे हम सपोज करें कि अगर हम एक हॉट एयर बलून में बैठ के ऊपर जाते जा रहे हैं। अच्छा, वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। सो विद द प्रेशर गिवन इन यूनिट्स इंचेस ऑफ मर्करी, दिस प्रेशर यूनिट इज़ यूज्ड विद बैरोमीटर। अच्छा, ये भी हमें पता है कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। दैट मेजर प्रेशर बाय द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्करी, यानी कि ये एक मर्करी का कॉलम होता है। जैसे जैसे वो अप जाता जाता है, राइज होता जाता है मर्करी का कॉलम, वैसे वैसे हम उसको मेजर करते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे पास थर्मोमीटर होता है और वो उसमें मर्करी वाला थर्मोमीटर, आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट भी आ चुके हैं। तो मर्करी वाला थर्मोमीटर भी ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है वो मर्करी बेसिकली राइज होता जाता है, तो हम फिर उससे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यूज़ दिस डाटा टू ग्राफ अ फंक्शन। अब वो कह रहे हैं कि इस सारे डाटा को जो आपको टेबल में दिया गया है इसको यूज़ करें फंक्शन ग्राफ करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। शोइंग हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन आल्टीट्यूड, ये हमने शो करना है कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट में तो हमें यहाँ से ही पता चल गया ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और आल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स हमें इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं जिनमें ये नहीं शो किया जाता कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है, उसमें फिर हमें खुद से वो जज करना पड़ता है। यूज़ द ग्राफ टू प्रिडिक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। बेसिकली ये पॉइंट है जिसको हमने ग्राफ के अंदर जाके मार्क करना है। 15,000 फीट के आल्टीट्यूड पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, और ये चीज़ हमें सबसे पहले इस टेबल के कंटेंट्स को देख के जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो वहाँ पे जाके 15,000 फीट पे हम अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे कि वो कौन सा आ रहा है। एंड डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ योर प्रिडिक्शन, और हमने फिर जो प्रिडिक्ट करना है 15,000 फीट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया उसको डिस्कस भी करें। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास टेबल है, आल्टीट्यूड दिया गया है फीट में। आल्टीट्यूड क्या है? राइज अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, बुलंदी पे जाना। और प्रेशर क्या है? ये इन मर्करी, यानी कि वो मर्करी का जो कॉलम होगा वो हमें बताएगा। और ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखेंगे कि 15,000 फीट पे कितना प्रेशर मिलता है हमें। तो इसके लिए आल्टीट्यूड क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो ये हम अलोंग द एक्स एक्सिस ले लेंगे। और प्रेशर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, प्रेशर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो ये हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। अब टेबल जो हमें दिया गया है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं
आल्टीट्यूड फीट में दिया गया है वो हमारे पास है 0, 5000, 10,000, 20,000 और 30,000 फीट। यानी कि अब हम इसको किस तरह से लेंगे, हम इसको 10,000 के इंटरवल से भी ले सकते हैं और 5,000 के इंटरवल से भी ले सकते हैं। दोनों तरह से इजी है। बेसिकली जब भी हम इंटरवल लेते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो गिवन इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखते हैं। आमतौर पे तो जब हम लेट से जैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो हम 1 2 3 4 इस तरह से यूजुअली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को भी देखना है। इधर हम 1 2 3 इस तरह से नहीं ले सकते। हम मैक्सिमम हम 5,000, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 इनके इंटरवल के साथ हम ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हमें इस तरह की दी गई हैं। और इस तरफ ये देखें 30, 25, 22, 16, 10, तो यहाँ पे भी हम 5 के इंटरवल से या 10 के इंटरवल से, दोनों तरह से हमारा ठीक रहेगा, हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, लेट्स से यहाँ पे 10,000 और फिर एक जैसे इंटरवल्स हमने लेने हैं। यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 30,000। तो इसको मैं लिख रही हूँ 10K, इसे मैं लिख रही हूँ 20K, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि वो सारे थाउजेंड्स के ज़ीरोज़ लिखें हम। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 30K। दिस इज़ 10,000, 20,000, 30,000। ये हम ले रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, आल्टीट्यूड, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हम लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम ले रहे हैं 5 के इंटरवल के साथ। 5, 10, 15, 20, 25 और मैक्सिमम हमें 30 तक गिवन था, तो जितना गिवन है उतना हमने ले लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस टेबल के थ्रू हम अपने ऑर्डर पेयर्स भी इसको बना सकते हैं। और देखें हमें यहाँ पे जैसे कि x और y को अगर कंसिडर किया जाए तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30, तो इस तरह हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनता है 0, 30। इसी तरह से ये क्या बनता है 5,000, 25, 10,000, 22, 20,000, 16 एंड 30,000, 10। इन सब को अब हमने लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर। अच्छा, जब हमारे पास आल्टीट्यूड 0 है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे कि वाई एक्सिस के ऊपर x 0 और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आल्टीट्यूड 0 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 है। तो वो ये पॉइंट है। पॉइंट्स सबसे पहले लोकेट कर लें। 0, 30 ये पॉइंट है, दिस पॉइंट 0, 30, और वो यहाँ पे लोकेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 5K, 25। 5K कहाँ पे होगा, इधर, और 25 कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ से 5K के सामने और इधर से 25 के सामने, दिस इज़ द पॉइंट। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 10K, 22। 22 कहाँ पे हो सकता है, 20 से थोड़ा सा ऊपर, रफली हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे होगा, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। 20 और 25 के सेंटर से थोड़ा सा नीचे, लेट्स से ये 22 है, 22। और 10K, इधर से 10K के सामने और इधर से 22 के सामने, ऑलमोस्ट ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 20K, 16। 16 कहाँ पे होगा, 15 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, दिस इज 16। तो 20K, इधर से 20K के सामने और इधर से 16 के सामने, ऑलमोस्ट दिस। नेक्स्ट इज 30K एंड 10। 30K, इधर से 10 के सामने, ये पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए हैं।
अब क्या करना है, हमने बाय फ्री हैंड इनको ज्वाइन कर देना है। ये हमारा पहला पॉइंट था, इसको दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं और ये हमारा फंक्शन, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, जो बात हमसे पूछी गई थी अब हमने उसको देखना है। क्या पूछा गया था, दोबारा से स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। यूज़ द ग्राफ टू प्रिडिक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। 15,000 फीट के ऊपर प्रिडिक्ट करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था। अब हमने 15,000 फीट देखने हैं कहाँ पे हैं। दिस इज़ 10K, दिस इज़ 20K, तो इसके सेंटर में आके आएगा 15,000। 15,000 के ऊपर जब हम बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट, बिल्कुल स्केल ले लें और स्केल की मदद से ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें 15,000 पे, और वो आपने जाके देखनी है कि ग्राफ को टच कहाँ पे कर रही है। ग्राफ को जहाँ पे वो लाइन टच कर रही है ना, उधर से आप देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने वो पॉइंट कौन सा बन रहा है। बिल्कुल इस तरह से स्केल पकड़ें और स्केल की मदद से चेक करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने वो पॉइंट कौन सा बन रहा है। ये आ गया, ठीक है। और ये 16 से एक पॉइंट ऊपर 17 और 17 से एक पॉइंट ऊपर 18 ऑलमोस्ट, और फिर आगे 19 आएगा और 20 आएगा। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 18। ये चीज़ हमें चेक करने के लिए कही गई थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ग्राफ ड्रॉ करें टेबल की वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, देन उस ग्राफ को यूज़ करें ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। तो हमने क्या किया, 15,000 फीट को देखा, उसको हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ तक ड्रॉ की और वहाँ से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और वो हमारा ऑलमोस्ट 18 बनता है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि 15,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 18 पॉइंट है मरकरी में। यहाँ पे आप देखें, वी प्रिडिक्ट दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 15,000 फीट इज़ अबाउट 18 inches of mercury. Because we have sketched the function only roughly, we should expect this prediction to be approximately but not exactly correct. क्योंकि ऐसे ही हमने रफली इसको किया है ना। देखिए, कोई हमने ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया, कोई एग्जैक्ट मैंने स्केल की मदद से बाकायदा इंचज़ और बाकायदा फीट तो यहाँ ऑब्वियसली लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये फीट तो 30 फीट का तो पेज ही नहीं हो सकता। सो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इतने 1000 फीट और इतने 1000 फीट की ऊंचाई और इतनी ये मरकरी, ये सारा कुछ हम एक रफली स्केच कर रहे हैं। सो हम इसको एग्जैक्टली इक्वल नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि बेशक हम इसको रफली स्केच कर रहे हैं लेकिन ये उसके बिल्कुल करीब होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसके नज़दीक तरीन होता है। इसके बाद जो अगली एग्जाम्पल है वो है आवर्स ऑफ डे लाइट। आवर्स ऑफ डे लाइट में हमसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ डे लाइट वेरीज विद द सीजन्स। हमें पता है कि मौसम के साथ साथ, सीज़न के साथ साथ हमारे डे लाइट के आवर्स वेरी करते रहते हैं। हमें ये भी पता है कि विंटर में हमारे डेज़ जो हैं वो डे आवर्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और समर में हमारे डे लाइट के आवर्स लंबे हो जाते हैं। सो द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट वेरीज विद सीजन्स। यूज़ द फॉलोइंग डाटा फॉर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये उन्होंने आगे सारी वो डिटेल बताई है। डेनवर, फिलाडेल्फिया एंड वाशिंगटन DC, इन सारे सिटीज़ को का लैटिट्यूड लेके उन्होंने हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। टू मॉडल द चेंज इन द नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स विद टाइम। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट इज़ ग्रेटेस्ट ऑन द समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस बेसिकली कहते हैं, सॉल्स्टिस हमारे पास
वो 2 डेज़ होते हैं जब हमारे पूरे साल में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन होता है। उन दोनों डेज़ को सॉल्स्टिस कहा जाता है। अब जो फर्स्ट सॉल्स्टिस है हमारा, वो पहला सॉल्स्टिस कब आएगा? देखें, सबसे लंबा दिन पहले आएगा या सबसे छोटा दिन पहले आएगा? अगर हम साल को स्टार्ट करें, हम 1 जनवरी से ईयर अपना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे लंबा दिन आता है जून में, क्योंकि देखें ऑलमोस्ट 21 या 22 जून कह लें, 21 जून या 22 ये हमारे पास साल का सबसे लंबा दिन होता है, और जून पहले आया है। और साल का सबसे छोटा दिन हमारे पास तकरीबन 25 दिसंबर के राउंड अबाउट होता है, तो वो बाद में आया। तो इसका मतलब है कि जो समर सॉल्स्टिस है वो पहले आता है और विंटर सॉल्स्टिस बाद में आता है, अबाउट जून 21। अब जून 21 पे जाके जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने डेज़ को और अपने डे लाइट आवर्स को, इन चीज़ों को जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, तो हमने ये सारे नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करने हैं कि 21 जून पे जाके कितने दिन बन गए हैं साल के, और अगले सॉल्स्टिस पे जाके साल के कितने दिन बन गए हैं, तो वो सारे भी कैलकुलेट कर लेने हैं। तो 21 जून पे जाके हमारे साल के 172 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। व्हेन इट इज़ अबाउट 14 आवर्स, अब क्या वो कह रहे हैं, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट इज़ ग्रेटेस्ट ऑन समर सॉल्स्टिस व्हेन इट इज़ अबाउट 14 आवर्स। साल का जो सबसे लंबा दिन है समर सॉल्स्टिस, जो कि 21 जून पे जाके आता है, वो तकरीबन 14 घंटे का है। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट इज़ स्मॉलेस्ट ऑन द विंटर सॉल्स्टिस अबाउट December 21 व्हेन इट इज़ अबाउट 10 आवर्स। और सबसे छोटा दिन वो December 21 को कह रहे हैं, जब हमारा साल का सबसे छोटा दिन है, और वो विंटर सॉल्स्टिस कहलाता है। और उधर जाके 21 दिसंबर पे जाके हमारे साल के 255 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। 355 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। देन ऑन स्प्रिंग एंड फॉल इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस अब क्या चीज़ है? सॉल्स्टिस था वो हमारा इवेंट जब साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है, और इक्विनॉक्सेस वो 2 डेज़ हैं जब साल के बिल्कुल इक्वल डेज़ आ जाते हैं, फॉल में और स्प्रिंग में। ठीक है, जब सबसे लंबे दिनों की तरफ जा रहे होंगे, तो मार्च 21 पे जाके एक ऐसा दिन आएगा जब 12 घंटे का हमारा डे लाइट का होगा टाइम। और उसके बाद सितंबर 21 पे जाके भी जब दिन छोटे होना शुरू होंगे, जब डे लाइट आवर्स कम होना शुरू होंगे, तो तब हमारे पास अगेन एक इक्विनॉक्सेस आएगा, तब फिर से 12 घंटे का हमारा डे लाइट टाइम होगा। ठीक है, तो इक्विनॉक्सेस भी 2 और सॉल्स्टिस भी 2। सॉल्स्टिस में ये होता है कि एक सबसे लंबा एक सबसे छोटा, और इक्विनॉक्सेस में ये होता है कि वो दोनों डेज़ जो होते हैं उनका डे लाइट आवर्स सेम होते हैं, लेकिन एक मार्च में आता है और एक सितंबर में आता है। एक उस टाइम पे आता है जब हमारे डे लाइट आवर्स इंक्रीज़ होना शुरू हो चुके होते हैं, और एक उस टाइम पे आता है जब डिक्रीज़ होना शुरू हो चुके होते हैं। और इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में दोनों पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब डे लाइट आवर्स 12 हो चुके होते हैं। तो इक्विनॉक्सेस हमारा वो वाला इवेंट था व्हेन इट इज़ फर्स्ट ऑन 21 मार्च एंड इज सेकंड ऑन 21 सितंबर रिस्पेक्टिवली। देयर आर अबाउट 12 आवर्स ऑन अ डे लाइट। अब 21 मार्च पे जाके हमारे साल के कितने डेज़ कंप्लीट हो चुके होते हैं? 80। और 21 सितंबर पे जाके 264 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन है, करना क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडल, एट वट टाइम्स ऑफ द ईयर डज द नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स चेंजेस मोस्ट ग्रेजुअली, मोस्ट क्विकली, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। 3 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। पहली चीज़ जो है वो ग्राफ बना के हमने ये दिखानी है कि ग्रेजुअली ग्राफ कैसे चेंज होगा, हमारे डे लाइट आवर्स आहिस्ता आहिस्ता से किस तरह चेंज होंगे, मोस्ट क्विकली कैसे चेंज होंगे, और उसके बाद हमने अपनी वैलिडिटी ऑफ द मॉडल डिस्कस कर लेनी है। वो हमारा एक दो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम वैलिडिटी ऑफ द मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। मेन हमारी ये 2 चीज़ें हैं कि ग्रेजुअली डे लाइट आवर्स किस तरह चेंज होंगे और मोस्ट क्विकली कैसे चेंज होंगे। तो इसके लिए हमें अगेन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, और इस एग्जाम्पल में हमारी दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो हैं, एक है आवर्स ऑफ डे लाइट और दूसरा है टाइम इन द डेज़ या ईयर्स, जितने डेज़ या जितने साल पास हो रहे हैं वो हैं सारे के सारे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ को इस तरह। ईयर्स या डेज़ हम ले लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वो टाइम है जो इंडिपेंडेंट है। साल
गुज़रते हैं, टाइम गुज़रता है, और टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम कभी भी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेने हैं ईयर्स। फर्स्ट ईयर हम जाके यहाँ पे लेते हैं, ईयर 1, ईयर 1, और इसके बाद इसको इसी तरह से कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे जाके हम लेते हैं, बिल्कुल उसी इंटरवल पे जाके हम लेते हैं ईयर 2, और इसी तरह से ईयर 3 एंड कंटिन्यू रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है तो ईयर 3 तक की हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली होना ये है कि एक साल का जैसा ग्राफ बनेगा, दूसरे साल का भी वैसा ही बनेगा, तीसरे साल का भी वैसा ही बनेगा। सो ईयर 3 तक काफ़ी है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं आवर्स ऑफ डे लाइट, कि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आवर्स ऑफ डे लाइट। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है उसमें सबसे छोटा जो दिन था उसमें कितने घंटे थे, 10, और सबसे बड़ा जो था उसमें 14 घंटे थे। सो हमारी यही इन्फॉर्मेशन है मेन वाई एक्सिस के ऊपर। सो हम 10 से स्टार्ट ले लेंगे और 14 तक चले जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और इससे कम का हमें ना तो कोई फ़ायदा है और ना उसकी ज़रूरत है। अब इस ग्राफ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर आपको बिल्कुल स्टार्ट में ये 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, जिन्होंने एक इसी लाइन को, वाई एक्सिस की लाइन को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से अगर कोई ग्राफ हो तो उसे हम कहते हैं कि ये स्किप्ड एरिया है, इस एरिया को स्किप कर दिया गया है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ना तो वो चाहिए और ना ही उसका हमें कोई फ़ायदा है, इसलिए आगे से स्टार्ट लिया गया है 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, ये एक जैसे इंटरवल्स के साथ हमने अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। 10 आवर्स, 10 आवर्स, 11, 12, 13 एंड 14। अच्छा, अब स्टार्ट हमने लेना होता है 1 जनवरी से, जब हमारा साल शुरू हो रहा है, ठीक है, और वो हमारा यहाँ से जाएगा 1 जनवरी। अब इधर आना है, क्योंकि देखें 0 से हमारा वाई एक्सिस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे वो हमारी स्किप्ड लाइंस हैं कि 10 घंटों से कम तो दिन होना ही नहीं है ना। 10 घंटों से कम हम सपोज कर रहे हैं कि नहीं है हमारा। वो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे मे बी कोई थोड़ा बहुत लैटीट्यूड को लेके या वो ग्लोब को लेके कुछ इस तरह से वो डिफरेंस आता हो, लेकिन हम एक एवरेज क्योंकि काउंट कर रहे हैं तो 10 से कम तो हमने लेना ही नहीं है, हमने 10 से स्टार्ट करना है कि स्मॉलेस्ट डे जो है वो हमारा, शॉर्टेस्ट डे जो है वो 10 आवर्स का है। अब क्या करना है, 10 आवर्स से हमने पीक पे जाना है, और यहाँ पे हमारे डेज़ होंगे। सबसे पहला जो हमारा सॉल्स्टिस था वो था, दैट वाज पहला इक्विनॉक्सिस था, दैट वाज ऑन 80 डेज़, मार्च 21 के ऊपर था। सो 80 डेज़ के ऊपर हमारा इक्विनॉक्सिस था। उसके बाद समर सॉल्स्टिस था 172 डेज़ के ऊपर, और उसके बाद 264 डेज़ के ऊपर हमारा अगेन इक्विनॉक्सिस था। ये है स्प्रिंग का, स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें, जब हमने यहाँ से 1 जनवरी से अपना ईयर स्टार्ट किया तो दिस इज़ 1 जनवरी, फिर इस तरह चलता गया 2, 3, 4, 5 जनवरी एंड हो गया, दैन फेबररी स्टार्ट हुआ, फेबररी एंड हो गया, मार्च स्टार्ट हुआ, और मार्च 21 पे जाके इक्विनॉक्सिस आया। सो स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस इज़ ऑन मार्च 21। अब हम क्योंकि यही वाले इवेंट्स ले रहे हैं, हम 2 इक्विनॉक्सिस ले रहे हैं और 2 सॉल्स्टिस ले रहे हैं, तो हमने वही डाटा यहाँ पे हमने वही डाटा यहाँ पे मार्क करना है, इसके अलावा किसी डाटा की ज़रूरत नहीं है। पहले इक्विनॉक्सिस के बाद अगला इवेंट है समर सॉल्स्टिस, लंबा तरीन दिन साल का, और वो जाके आता है 21 जून पे। सो दिस इज़ समर सॉल्स्टिस, इसको यहाँ पे मेंशन कर लें, समर
सॉल्स्टिस, और ये आता है जून 21 पे, और ये जून 21 पे हमारे 172 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं साल के। देन अगला इक्विनॉक्सिस आता है सितंबर में जाके, जब हमारा फिर से 12 घंटे का, पहली दफ़ा 12 घंटे का हुआ था दिन 21 मार्च को, दूसरी दफ़ा दिन 12 घंटे का होगा 21 सितंबर को। तो यहाँ पे भी इसी तरह से फॉल इक्विनॉक्सिस लिख लेना। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस था, ये फॉल इक्विनॉक्सिस है। और उसके बाद यहाँ पे जाके 250, ये 365 डेज़ पे ईयर कंप्लीट हुआ है, और इससे थोड़ा सा पीछे 355 डेज़ के ऊपर हमारा विंटर सॉल्स्टिस आ जाता है, जो कि शॉर्टेस्ट डे है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी मेंशन कर लेनी है। अब जब 21 सितंबर पे हमारा सेकंड इक्विनॉक्सिस आएगा, तो उधर क्या हो चुका होगा, 264 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे साल के। और सेकंड सॉल्स्टिस जो कि छोटा तरीन दिन है, जो कि दिसंबर 21 बनता है, वहाँ पे जाके 355 डेज़ कंप्लीट हो गए। अब हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है इसका। और सबसे लंबा दिन कब था, वो था 172 डेज़ के ऊपर, और कितने घंटे का था, 14 घंटे का था। तो यहाँ से 14 के सामने और यहाँ से 172 के सामने, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये पॉइंट बनता है, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। हम अपने ग्राफ में इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते। तो अब ज़ीरो से जहाँ पे 10 दिन, ज़ीरो से जहाँ पे हमारा 10 घंटे का दिन था, वहाँ से स्टार्ट लेंगे और इसको ऐसे जॉइन करवा देंगे। ये हमारा पीक पॉइंट है। इसके बाद हम वापस आना शुरू होंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है। यहाँ पे हमारा साल का सबसे बड़ा दिन है, और इसके बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, तो घंटे कम होने शुरू हो जाएंगे। जब घंटे कम होने शुरू हो जाएंगे तो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाके ये दोबारा नीचे आएगा, एक साल कंप्लीट हो गया, इधर आके ये ग्राफ यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ईयर 1 के बाद जब ईयर 2 स्टार्ट हुआ है, तो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से जाएगा। 14 के सामने वो पीक पे जाएगा, और साल कंप्लीट होने पे वो वापस अपने मिनिमम पॉइंट पे आएगा। देन यहाँ से फिर उसी तरह 14 के ऊपर पीक पे जाएगा, और साल कंप्लीट होने पे मिनिमम पे आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से ये चलता चला जाएगा, और ये हर साल इसकी शेप बिल्कुल वही होगी। तो मेन पॉइंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ज़ीरो से ईयर 1 तक। ज़ीरो से ईयर 1 तक बहुत इजी है। पहली दफ़ा में हमने देखना है कि पीक पॉइंट कौन सा है, वो हमें पता है समर सॉल्स्टिस था 172 डेज़ पे। इधर से हमने 172 के सामने लिया, और यहाँ से हमने 14 के सामने लिया, क्योंकि 14 आवर्स का था, और 14 से ऊपर नहीं जाना, 14 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने उसको ज्वाइन करवा दिया, और उसके बाद उसी तरह से वो बनता गया। इसकी यहाँ पे देखें, बिकॉज द सेम पैटर्न रिपीट्स फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट, वी कैन एक्सटेंड द ग्राफ फॉर एडिशनल ईयर्स। क्योंकि सेम पैटर्न जो है वो हमारा बनता जाएगा, तो हम उसी तरह से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन विच अ पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट्स ओवर एंड ओवर इज़ कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। हर ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा एक ही पैटर्न रिपीट होता जाएगा, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा डे लाइट आवर्स का ग्राफ भी कंप्लीट